Friends, in this video we are going to discuss about the 2013 पेपर ऑफ एफकेट एग्जामिनेशन। हम इस वीडियो में जनरल एबिलिटी के सेक्शन का जो 2013 में पेपर आया था हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये पार्ट 5 है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम पहले ही बना चुके हैं। वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपने ध्यान से पेपर एनालाइज़ किया होगा तो आपको पता चलेगा कि जो एफकेट एग्जामिनेशंस में है उसमें 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होने वाले। वो जो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो एक क्वेश्चन अगर स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से रहेगा, एक डांस से रहेगा, एक जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है उससे रिलेटेड रहेगा, तो आपको पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं उनको बता दूंगा। सो बिफोर वी बिगिन दिस लेसन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पेन एंड अ पेपर to write the important topics. Okay, so let's start our lesson, and the first question is, who accorded the title Mahatma to MK Gandhi? MK गांधी का फुल फॉर्म क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनको महात्मा का टाइटल किसने दिया? ऐसा थोड़ी ना था कि वो पैदा होते हैं उनको महात्मा का टाइटल मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं था। उनको महात्मा का टाइटल क्या सरदार पटेल ने दिया, सरोजिनी नायडू ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया? सो द राइट आंसर इज रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली भी बार गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया था। तो ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर की जब बात हुई तो मैं इनसे रिलेटेड आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है और इनको किसके लिए मिला था? तो इनको मिला था गीतांजलि के लिए, ठीक है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, NCM भी कहा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, स्टार्टेड इन विच ईयर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी मूवमेंट हो गए, खिलाफत मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अपने टॉपिक में देखें कि ऑल द मूवमेंट्स दोज हु आर बेसिकली पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो उनको आपको कवर कर लेना है, ठीक है। उनके कब जब इनको स्टार्ट हुआ था उनके डेट्स को आपको पता होना चाहिए। एंड दी ऑप्शंस आर 1900, 1921, 1940 एंड 1935। द राइट आंसर इज 1921। 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस एजुकेशन वॉज कन्फाइंड टू व्हाट इजी क्वेश्चन से? ब्राह्मण्स, इसका आंसर होगा। क्षत्रिय को बेसिकली नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया गया था, प्रोवाइड नहीं किया जाता था। बेसिकली ब्राह्मण्स वर ओनली एलिजिबल टू बेसिकली गेन द नॉलेज, ओके, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और डिफरेंट अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, और जो बेसिकली सामाजिक ज्ञान हो गया, सिर्फ वो ब्राह्मण्स को अलाउड थे, ना कि वो किसान को या फिर शूद्रास या फिर क्षत्रिय को अलाउड थे। क्षत्रिय वर बेसिकली मेंट फॉर फाइटिंग, दे आर नॉट मेंट फॉर एजुकेशन, ओके, at that middle age period. And let's talk about question number 4. Question number 4 is basically is about who among the following was responsible for the spread of Buddhism in Sri Lanka? श्रीलंका में बौद्धिज्म का प्रोपोगेशन किसने किया और बुद्धिज्म को श्रीलंका में किसने फैलाया? महावीरा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, प्राशावंत ने, या फिर अशोका ने? सो द राइट आंसर इज अशोका। जब अशोका की बात हुई है तो एक मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको नोट कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा जो एम्बलम है, ठीक है, द लायन हेड एम्बलम, जो हमारा भारत का एम्बलम है, वो कहाँ से लिया गया था? तो सारनाथ में हमारा जो अशोका पिलर ने जो बेसिकली था, स्तूपा था, वहाँ से हमने अशोक स्तंभ लिया था, ठीक है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते थे। एलिमेंट्स विच हैव लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, oxidizing arid reducing agent depending upon the reactants, and option D is nota. Nota means none of the above, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो कि ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट इट बेसिकली वाइस वर्सा, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सो द राइट आंसर इज रिड्यूसिंग एजेंट। जिनका लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वेन रूनी द फेमस फुटबॉलर हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा, इंग्लैंड के हैं। और एक रिसेंट में न्यूज़ था लियोनेल मेसी से रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए कि लियोनेल मेसी ने
बार्सिलोना को छोड़ दिया है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंस जाता है कि लियोनेल मेसी किस टीम से बिलोंग करते थे, मतलब किस अदर देन मीन्स दैट लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से ही प्ले करते, लेकिन वो उनका नेशनल बेसिकली वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, लेकिन ये जो बार्सिलोना खेलते थे वो एक बेसिकली फ्रेंचाइज था उनका। ठीक है, बार्सिलोना उससे वो खेलते थे और वो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स से बार्सिलोना के साथ जुड़े हुए थे और कुछ प्रॉब्लम उनके कोच के साथ हुआ था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि बार्सिलोना वो छोड़ देगी। एक और प्रॉब्लम था कि जो बेसिकली बार्सिलोना जो 8-0 से FC बायर्न म्यूनिख से जो हारी थी टीम, उसके बाद मेसी काफ़ी डिप्रेस थे और उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है दी वका वका फीफा वर्ल्ड कप। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो दैट आई हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो जस्ट गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द ईयर 2011 द ईस्ट बैडमिंटन प्लेयर सानिया नेहवाल वाज ऑनर्ड विथ विच स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड किस लिए दिया जाता है? बेसिकली कोच को ये दिया जाता है, उनका एक एक्सेप्शनल वर्क होता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिस इज बेसिकली ऑल्सो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, बट अर्जुना अवार्ड रहता है कि कोई एक्सेप्शनल वर्क कर देते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, उनको हम अर्जुना अवार्ड देते हैं। तो 2011 में किसको दिया गया था? सानिया नेहवाल को अर्जुना अवार्ड दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 2019 में और 2020 में अर्जुना अवार्ड किसको मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं 75% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, एक शिफ्ट में तो कंफर्म है कि अर्जुना अवार्ड 2019-20 में किसको मिला है, ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 द विजिबल होराइजन इन एस्ट्रोनॉमी इज डिफाइंड एज द सर्कल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द अर्थ एंड द कोन ऑफ विजुअल रेज पासिंग थ्रू। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2012 का पेपर 2 था। ठीक है, 2012 का जो पेपर 2 था उसमें पूछ लिया गया था मनरेगा का फुल फॉर्म। किसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था? मनरेगा का फुल फॉर्म। और 2013 के पेपर में मनरेगा की जगह पूछ दिया नरेगा का फुल फॉर्म। सो इट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बेसिकली अंडरस्टैंड हमसे एग्जामिनेशन में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो कम से कम हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई यार कम से कम प्रीवियस ईयर के तो पेपर पढ़ के जाओ। मनरेगा में क्या था कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और नरेगा का फुल फॉर्म भी वही है, बस महात्मा गांधी उसमें नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, एक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 2012 के 2 के पेपर में पूछ लिया था कि रिवर सतलज की जगह यहाँ पूछे थे रिवर झेलम। रिवर झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो रिवर झेलम जो है वो वरीनाग से ओरिजिनेट होता है और ऑप्शंस भी सेम थे, सेम टू सेम ऑप्शंस थे। मंदिर नगर जिसने अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा वो तो गलत मार किया हो गया, उसने वो सीधा मारा था यार ये तो प्रीवियस ईयर वाला है। ये मतलब प्रीवियस ईयर तो आपको पढ़ना है लेकिन आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है। उसने पूछा था झेलम और ये पूछ रहा है सतलज। तो सतलज कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो वरीनाग से नहीं होता है, वो राकेश लेक से होता है, राकाश लेक से वो ओरिजिनेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी बेसिकली 2012 के 2 में पूछ लिया गया था। 2012 के 2 में बस पूछा ये था कि हेमाटाइट ओर से कौन सा मेटल निकलता है, और इसे पूछ दिया कि लिमोनाइटिक ओर से कौन सा मेटल निकलता है। तो क्वेश्चन सेम है, बस चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो आंसर इज दी आयरन इज दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, लिमोनाइटिक, ये भी रिपीट करिए, सॉरी फॉर दी दिस क्वेश्चन, बेसिकली बोथ द क्वेश्चंस आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 ब्लैक रिवॉल्यूशन। देखो हमसे 2012 का पेपर 2 था, उसमें पूछ लिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे था? एग्रीकल्चर से रिलेटेड था ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसे पूछ लिया ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन थोड़ा देखते हैं। सेल्फ डिपेंडेंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये फूड ग्रेन से रिलेटेड है, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर आ जाता है। ये मिल्क प्रोडक्शन है तो ये वाइट रिवॉल्यूशन से आ जाता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि वाइट रिवॉल्यूशन का बेसिकली फादर कौन थे हमारे भारत में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बाकी आंसर आपको इंटरनेट पर सर्च करना है। मैं आपको इंटरनेट पर सर्च करना है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इसके बिहाइंड का एक स्टोरी पता चल जाएगा और आपको ये क्वेश्चन आंसर हमेशा याद रहेगा। तो मैं आपको बस एक हिंट देता हूँ, अमूल। ठीक है, अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क अनलिमिटेड। ओके, मतलब कुछ इसी प्रकार का आनंद मिल्क कुछ करके है, और इनकी जो मतलब बेसिकली जो जिन्होंने ये इसका गठन किया था अमूल का, उन्हीं को इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन या फिर वाइट रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन थे वो। ठीक है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए कि मिल्क रिवॉल्यूशन भारत में किसने किया था। सो द आंसर इज ऑफ द क्वेश्चन 14 इज पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल।
ओके, करार इज द अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑफ किसका, करार किसका है अनमैन्ड, क्या वो इराक का है, टर्की का है, ईरान का है या फिर पाकिस्तान का है? सो द राइट आंसर इज ईरान। ठीक है, ईरान से एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। ईरान से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी यूएसए और ईरान के बीच में टेंशन चल रहा है। ठीक है, यूएसए और ईरान के बीच में टेंशन चल रहा है। टेंशन कहने का मतलब कि ईरान के जो एक ईरानियन गार्ड के जो बेसिकली जनरल थे, जनरल सुलेमानी, उनके जनरल सुलेमानी के व्हीकल पे या फिर कार पे यूएसए ने अपने अनमैन्ड यूएवी से बॉम्ब गिरा के उनको मार दिया। ठीक है, मार दिया उनका मतलब एक तरीके से कहेंगे कि उनको उनका मर्डर कर दिया यूएसए ने। ठीक है, ईरान ने इसके बदले यूएसए पर भी अटैक किया, जिसकी वजह से यूएसए और ईरान के बीच में टेंशन हो गई क्रिएट। यूएसए ने ईरान के ऊपर सेंसर्स लगा दिए। ईरान ने भी यूएसए को बेसिकली वार्न किया कि अगर वो अपने सेंसर्स नहीं हटाएगा तो अटैक बेसिकली वॉर का एक सिचुएशन का क्रिएट हो जाएगा। फिर यूएसए ने इंडिया को धमकी दी कि अगर वो ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो यूएसए इंडिया पे सेंसर लगा देगा, जिसकी वजह से इंडिया को ईरान से तेल बंद करना पड़ गया। और ईरान इस वजह से नाखुश होकर उसने इंडिया को अपने रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया, जो कि हम चाबहार से अफ़गानिस्तान को जो कनेक्ट करने वाले थे उससे ईरान ने हमें निकाल दिया बाहर। और ईरान जो है, ईरान का आजकल बेसिकली चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस हैं, नाजायज़ संबंध कह सकते हैं जिसको। और चाइना ने कहा है बेसिकली कि इन नेक्स्ट 10 years दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $400 billion। ओके, दिस इज़ ए ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम होती है ये, $400 billion। अगर हम देखें तो भारत का इकोनॉमी है $2 trillion का। ठीक है, और उसमें से मतलब कि 1/5 जो भारत का है उतना वो बोल रहे हैं कि हम ईरान में उतने पैसे लगाएंगे। और दिस इज़ पॉसिबल, बेसिकली चाइना के पास बहुत पैसे हैं और चाइना अपने डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के लिए काफ़ी फेमस भी है। तो बस इस टॉपिक में बस आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कीपिंग द फेथ, मेमोइर्स ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन? ऑप्शंस आर डेविड ओरियान, राजा सेधा, राघव बहल, सोमनाथ चैटर्जी। द राइट आंसर इज सोमनाथ चैटर्जी। सोमनाथ चैटर्जी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं। डैश इज द थायराइड हार्मोन विच कंट्रोल द बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन दी बॉडी? तो बहुत ही ईजी है इसका आंसर। ठीक है, कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन, कैल्मोडुलिन और ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दिस, ये सारे जो हैं ये हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हैं, जो कि शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को कंट्रोल, मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होने देते हैं बॉडी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द सेल वॉल इन प्लांट्स इज इंटरप्टेड बाय नैरो pores carrying fine strands of cytoplasm which interlinks the contents of the cells. These strands are called plasma hole, microvilli, plasmodesmata या फिर प्लाज्मीमिया। पता नहीं, प्लाज्मीमिया में भी मैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, आप देख लेना। लेकिन दीज आर द ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, प्लाज्मोडेस्मेटा इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हु इज़ द क्रिकेटर बिस्टो विद इन ऑनरी कमीशन इन द टेरिटोरियल आर्मी? तो बेसिकली हम जानते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी में अभी ऐसे तो महेंद्र सिंह धोनी का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें कपिल देव का ऑप्शन है। और कपिल देव भी आर्मी से रिलेटेड है। कपिल देव को ऑनरी रैंक मिल चुका है और महेंद्र सिंह धोनी को भी लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक मिल चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि महेंद्र सिंह धोनी को किस रैंक से सवाल किया है, तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से है और वो टेरिटोरियल आर्मी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, द ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन अकर्स ओनली इन डैश स्टेट ऑफ गैस? ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन अकर्स ओनली इन डैश स्टेट ऑफ गैस? तो नन इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल, नन इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल? सो द राइट आंसर इज नन इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबल गैस। ठीक है, दिस एंड लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म्स नाइट्रेट विथ नाइट्रस एसिड? नाइट्रस एसिड के साथ कौन कंपाउंड नाइट्रेट्स बनाते हैं? प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्सरी अमीन्स या फिर सारे? तो सारे बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रेट जो होते हैं ये तीनों अमाइंस जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों अमाइंस नाइट्रस एसिड से नाइट्राइट्स बनाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स बेसिकली फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द ही अपना 2020 का 1 तक का पेपर आएंगे और 2020 का जो 1 का पेपर होगा वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एफकैट का जो पेपर है वो पिछले पेपर से काफ़ी सिमिलर रहता है, वो सारे उसी टाइप के रहते हैं। अगर हमने जैसे कि देखा 2020 में पूछ दिया था मैलेट वॉज रिलेटेड टू पोलो, मैलेट वॉज रिलेटेड टू पोलो। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि बता दो भाई हाफ नेल्सन किससे रिलेटेड है, या फिर डक जो होता है क्रिकेट में वो किससे रिलेटेड है,
तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो हम 2020 का जो पेपर होगा उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और हर एक क्वेश्चन के बाद हम एक टॉपिक पूरा कवर करेंगे। तो दैट वीडियो इज़ गोइंग टू बी मोर देन 60 मिनट्स, और मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है। अब नहीं, हमने 2013 का पेपर डिस्कस कर लिया है, 2014 1 and 2, 2015 1 and 2, 2016 1 and 2, 2017 1 and 2, 2018 1 and 2, 2019 1 and 2 एंड एट द एंड 2021। हम जल्दी ही सारे वीडियोस को कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम चाहते हैं कि आप सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक यू।